I'm starting the recording start कर रहा हूँ। अच्छा, एक जो लास्ट में मैंने क्वेश्चन तुम्हें करवाया था, वो कौन सा क्वेश्चन करवाया था, याद है तुम लोगों को? यस सर। कौन सा था? सर वो तो रेज आते हैं, मतलब वाटर के किसी सरफेस पे टकराते हैं फिर बाद में रिफ्रैक्ट हो जाता है। हाँ, सर एक आपने एक उसका जो नॉर्मल जहाँ कन्वर्जिंग टाइप का बीम एक आया है ना? कन्वर्ज होता हुआ इंसिडेंट बीम आया है ना? और हमें ये पता लगाना है यस कि सर। रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है बेटे, देखो जैसे अब उसी उसी क्वेश्चन पे आगे एक बिल्टअप क्वेश्चन इस तरह का बनता है। देखना कि हमारे पास क्या है, एक कॉनकेव मिरर रखा हुआ है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर। एक्चुअल में हमने क्या किया है, एक वेसल था, राइट, और वेसल का जो बेस है उसको हमने रिफ्लेक्टिंग बना दिया, कॉनकेव टाइप का है, और जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है। और इस वेसल में क्या है बेटे, हमने वाटर फिल किया हुआ है, और कितनी हाइट तक मैंने फिल किया हुआ है, देखो 30 सेंटीमीटर की हाइट तक मैंने इसको फिल किया। ठीक है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मानना है 4/3 है। एक नैरो बीम ऑफ लाइट, ठीक है, a narrow parallel beam of light traveling parallel to the principal axis of the mirror is incident on air water interface from air side। ठीक है, यहाँ पर एयर है, और इसके बारे में हमें दिया हुआ है, दिस इज अ नैरो बीम ऑफ लाइट traveling parallel to principal axis। तो हमें पता लगाना है कि find the point where the emergent rays intersect or appear to intersect। ठीक है, अच्छा हम इसमें एक बदलाव ये जरूर कर सकते हैं कि इसको 30 सेंटीमीटर की जगह हम क्या करते हैं, 10 सेंटीमीटर बना देते हैं। लेट अस मेक इट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो 40 है, लेकिन ये हाइट 10 सेंटीमीटर। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। बेटे ये जो रेज पैरेलल ट्रेवल करती हुई एयर वाटर इंटरफेस पे इंसिडेंट हुई हैं, क्या ये डेविएट होंगी क्या अपने पाथ से पानी में एंटर करते समय? यस देखो ध्यान दो अच्छा इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है ये बताओ। 90 से। 0।
एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बेटे? नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है रे, जैसे ये रे है, तो नॉर्मल भी यही लाइन है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका क्या है? जीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। और अगर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, लिखते हैं 1 × sin i इज इक्वल टू 4/3 × sin r, तो i को जब आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो LHS पूरा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 4/3 × sin r। तो sin r की वैल्यू 0 मिल जाएगी ना बच्चों में। इसका मतलब r की वैल्यू भी कितनी हो गई है? 0। तो ये रे सीधी इस सरफेस से पार है। क्या होगा? ये जो दोनों पैरेलल बीम, एक पैरेलल बीम जो हमने इंसिडेंट किया था इस पर, क्योंकि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमको कितना मिल जाएगा? 0। और इस तरह से ये निकल करके फिर सीधी जा करके किस पे गिरेंगी बेटे? कॉनकेव मिरर पे जा करके गिरेंगी, राइट। अब मिरर पर इस तरह की पैरेलल लाइट आएगी, तो मिरर किधर कन्वर्ज कर देगा उसको? मिरर किधर कन्वर्ज कर देगा बच्चों? फोकस। फोकस। फोकस की तरफ भेज देगा, है ना। मिरर उसको भेज देगा अपने फोकस। उसका फोकस 20 सेंटीमीटर पे है। उसका फोकस किधर है? 20 सेंटीमीटर पे। तो देखो, ये मिरर क्या करेगा? इफ दिस इज द मिरर और इस पर कुछ रेज इस तरह से आकर के गिरती हैं, तो ये उन रेज को अपने फोकस की तरफ भेजेगा। राइट। कुछ इस तरह से ये मिरर इन रेस को रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन रुको, ये सब तो हो रहा है पानी में, ठीक है। और और इस पॉइंट की दूरी क्या है? ये वाला, ये डिस्टेंस कितना है? ये पूरा डिस्टेंस, व्हाट इज दिस एंटायर? 20। दिस इज 20 20। सेंटीमीटर, राइट। दिस 20 सेंटीमीटर। अब क्या होगा जब ये रे उस 20 सेंटीमीटर वाले पॉइंट की तरफ जाएंगी, तो बीच में तो इनको पानी मिलेगा, ठीक है। पानी मिलेगा, पानी मिलेगा, यहाँ तक पानी है। कहाँ तक पानी है? 10 सेंटीमीटर तक तो पानी है, ठीक है बेटे। तो होगा क्या? देखो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों जब तक अब मीडियम चेंज नहीं हो रहा, तब तक तो रे स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करते जाएंगी, राइट। इसके बाद दिक्कत होगी, है ना। तो होगा क्या? इसको हम अलग से ऐसे बना सकते हैं, सिर्फ इतने पोर्शन को समझने के लिए कि ये मिरर ने तो रेज को रीडायरेक्ट कर दिया था किस तरफ? एक ऐसे पॉइंट की तरफ जो कि मिरर से कितना दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है ना। और रेज उस पॉइंट की तरफ चल पड़ी, रेज उस पॉइंट की तरफ चल पड़ी है, और पानी में चल रही हैं, पानी में चल रही हैं, यहाँ तक पहुंच गई। कहाँ तक पहुंच गई? जो एयर और वाटर का इंटरफेस है वहां तक तो रे पहुंच गई। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों? इसके बाद क्या होगा बोलो? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पर मैं नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दूं, इधर भी नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दूं,
तो अब इसके बाद रिफ्रैक्शन होगा, रे जो है वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, है ना, नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, ये वाली रे भी नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी और नॉर्मल से अवे बेंड होकर के इस वाले पॉइंट पे जाकर के फाइनली मिलेगी। अब ये जो पॉइंट था, देखो ये वाला पॉइंट जो था, दिस वाज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, रेड कलर में जिस पॉइंट को मैं बना रहा हूँ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज था ना, जो जो रेज इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई है, उस सरफेस के लिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज है, तो इसको आप ऑब्जेक्ट कह सकते हो। और ये जो ब्लू कलर में मैं पॉइंट बना रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज, तो इसको हम कहेंगे इमेज। ठीक है, ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसा अपन ने पहले किया था, कन्वर्जिंग बीम इंसिडेंट हो रही है उस तरह का। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस, अगर मैं लिखूं ये वाली डिस्टेंस, 10। इसको डी बोलते हैं, ये कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर के बराबर, 20 में से 10 गया तो 10 बचा, और हमको क्या पता करने का है, हमको पता करना है ये वाली डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस बच्चों, ये वाली डिस्टेंस पता करनी है जो इमेज की है सरफेस। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं डी डैश, राइट, ये पता करना। तो अभी हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, डी डैश इक्वल टू डी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम। तो क्या पता चल जाएगा, डी डैश इक्वल टू डी को हम रख देंगे 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, इंसिडेंट रे किस मीडियम में थी, इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही थी वाटर में, और वाटर से जा रही है ग्लास में, तो वाटर से जा रही है एयर में, तो 4/3 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आ जाएगा 30/4, मतलब कि 7.5 सेंटीमीटर। ये ऐसा आई बात समझ में। तो जो हमसे पूछा था, फाइंड द पॉइंट वेयर द इमर्जेंट रेज इंटरसेक्ट अपीयर टू इंटरसेक्ट, तो वो पॉइंट किधर है, वो पॉइंट पानी की सरफेस के ऊपर है, कितना ऊपर है, 7.5 सेंटीमीटर, तो इसका फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, 7.5 सेंटीमीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर। ये समझता है बेटे सब लोगों को, यस सर। ओके, है ना। एक बार मैं फटाफट से बता देता हूँ हमने क्या किया, पैरेलल बीम आकर के सरफेस पे गिरा था, सरफेस के साथ तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल होता है नॉर्मल के साथ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, और ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते करते मिरर पर जाकर के रे इंसिडेंट होगी। मिरर पर जब पैरेलल रे इंसिडेंट होती है तो वो उनको अपने फोकस की तरफ रिडायरेक्ट कर देता है, तो मिरर ने कुछ इस तरह से फोकस की तरफ रेस को रिडायरेक्ट कर दिया। अब ध्यान दो, रेस चली तो सही फोकस की तरफ, ये जो ओ है वो बेसिकली मिरर का फोकस ही था, है ना, लेकिन क्या हुआ, यहाँ तक तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएंगी, कहाँ तक, जब तक कि पानी ही मीडियम चल रहा है, लेकिन जैसे ही पानी से एयर में जाने लगेगी क्या होगा, जैसे ही रेस वाटर से एयर में जाने लगेगी उनका रिफ्रैक्शन होगा, दे विल फर्दर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से फिर अवे बेंड हो जाएंगी, और फाइनली जिस पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट करेंगी उसको क्या कहेंगे, इमेज। उस पॉइंट को इस सरफेस के लिए, ये जो सरफेस है इस सरफेस के लिए ये ओ पॉइंट है, इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो हो गया ऑब्जेक्ट, रिफ्रैक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा इमेज, ऑब्जेक्ट की सरफेस से डिस्टेंस को बोलते हैं डी, इमेज की सरफेस से डिस्टेंस को बोलते हैं डी डैश, डी तो पता है 10 सेंटीमीटर, डी डैश पता लगाना है, तो डी डैश इस तरीके से हमने पता
लगा ठीक है बेटे, और देखो और सवाल करते हैं। मान लो हमको कहा जाए कि हाँ, हमने वो हाफ फिल्ड वाला क्वेश्चन किया था क्या, सो दैट कंटेनर अपीयर्स टू बी हाफ फिल्ड, वो नहीं किया था, वो करते हैं। मान लो हमसे कहा जा रहा है कि एक कंटेनर है जिसकी हाइट है कितना, कैपिटल एच। देयर इज अ कंटेनर ऑफ हाइट कैपिटल एच। हमें पता करना है अप टू व्हाट हाइट water must be filled in the container so that the container appears to be half filled to an observer viewing normally from air. To an observer viewing normally from air. ये यहाँ से कोई ऑब्जर्वर अगर देखता है तो उसको कंटेनर कैसा नजर आना चाहिए, आधा भरा हुआ नजर आना चाहिए। उसके लिए मैं लिक्विड को कितने हाइट तक कंटेनर में फिल करूं, वाटर को कितनी हाइट तक फिल करूं। ये एच, स्मॉल एच क्या होना चाहिए, ये हमें पता लगाना है। कैपिटल एच हमें दिया और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप मान सकते हो 4/3। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि सब लोग एक बार ट्राई करें और आंसर बताएं मेरे को क्या आता है। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं। सर हाँ बेटे। सर मुझे लास्ट क्वेश्चन में एक डाउट है। हाँ बोलो। सर वहाँ हमने इंटरसेक्शन लिया, वहाँ वो ऑब्जेक्ट कैसे मतलब हमने कंसिडर कर लिया जहाँ वो देखो हमने इंटरसेक्ट हो रहे हैं? ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की क्या सर डेफिनेशन होती है, इंसिडेंट मतलब मिलते रेस हैं का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। ऑब्जेक्ट क्या इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस, ये ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, मतलब वो फिजिकली कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। वो जो तुम्हारा कंफ्यूजन है वो बिल्कुल सही है, फिजिकली वो कुछ नहीं होता। ठीक है,
लेकिन कैलकुलेशन के लिए इट इज सेम एज ऑब्जेक्ट, राइट। अगर मैं सर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज देखूं तो इस तरह के पॉइंट में और एक्चुअल ऑब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं है। जो लॉ वहां लगा सकते हो वो यहाँ भी लगा सकते हो। हाँ बोलो बेटे। सर लेकिन हमने जहाँ यहाँ ऑब्जेक्ट मतलब मेंशन किया वहां तो रिफ्रैक्टेड रेज ही मतलब आगे जाके कोइंसाइड कर रही है ना। कहाँ पर? इस ओ पॉइंट पर? हाँ सर। नहीं, इस पर रिफ्रैक्टेड रे कहाँ कोइंसाइड कर रही है? रिफ्रैक्टेड रे तो आई पे कोइंसाइड कर रही है। देखो, ओ पॉइंट तो ये वाला है ना, जो फोकस है मिरर का वो है ओ पॉइंट। अभी रे यहाँ से मुड़ेंगे भी तो सही, ऐसे ऐसे हो जाएंगे ना, फाइनली तो रे इस तरह से जाएंगे अपने, समझ रहे हो? तो हाँ सर। अब ये है क्या मतलब, ये जो पॉइंट ओ है ना, वो कॉनकेव मिरर के लिए तो इमेज है, राइट। हाँ सर। दिस पॉइंट इज, दिस इज इमेज फॉर कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। बट दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम वाटर टू एयर। पानी से एयर में जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उस रिफ्रैक्शन के लिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है, उसके लिए इमेज नहीं है। उसके लिए ये क्या है बेटे? ऑब्जेक्ट। हाँ सर तो हमने वो मतलब माना कैसे कि वो ऑब्जेक्ट है ऐसा। ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। ओके भाई सर। हाँ सर। हाँ है ना? समझा सर। भाई हाँ। इस इंटरफेस के लिए तो ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस के लिए तो जो मिरर ने रे रिफ्लेक्ट करी वो उस इंटरफेस के लिए तो इंसिडेंट रे हो गई ना। हाँ सर यही कंफ्यूजन था, समझा अभी। ठीक है बेटे। अगर यस आप सर। मिरर के कंटेक्स्ट में बात करोगे तो ये वाला पॉइंट इमेज हो जाएगा, लेकिन रिफ्रैक्शन के लिए बात करोगे तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। देखो इसका क्या आंसर आया, कुछ लोगों ने कैलकुलेट किया क्या, जो ये क्वेश्चन मैंने दिया था अभी? तो h/4 आया एक बच्चे का, कैपिटल h/4। नो, कैपिटल h/4 सही नहीं है बेटे। 5h/8 आया है किसी का, वो भी सही नहीं है। 4h/7 आया है एक बच्चे का, 4h/7 करेक्ट है। वेरी गुड, इसने भी किया है, बहुत अच्छा किया। इसका आंसर आना चाहिए 4। अच्छा, किसी का 2h/3 भी आया है क्या? कुछ बच्चों का 2h/3 भी आया है क्या? मतलब 2h/3 इस क्वेश्चन का एक पॉपुलर आंसर है। कई लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल देते हैं 2h/3। 2h/3 किसी का भी नहीं आया है अभी तुम्हारे में से। देखो कैसे करेंगे, दो मेथड मैं तुम लोग को समझाता हूँ। देखो क्या है, बेसिकली कितना भरा हुआ इसको दिखाई दे रहा है, वो क्या होगा, अपर सरफेस और लोअर सरफेस के बीच में जो गैप है वो कितना इस ऑब्जर्वर को दिखाई देता है, वही उसको उतना ही पानी लगेगा इसके अंदर, है ना। अब अपर सरफेस तो जहां है वहीं पे दिखाई दे जाएगी, लोअर बेस को जब ये वेसल के बेस को देखेगा तो बेस से जाने वाली रेज का रिफ्लेक्शन होगा, राइट। और रिफ्लेक्शन होगा तो वो रिफ्लेक्टेड तरीके से इसको देख पाए।
रिफ्लेक्टेड रेस को देख पाएगा। इसकी आंख जो है वो किसको देख पाएगी? रिफ्रैक्टेड रेस को देख पाएगी। तो हम क्या करें, ये जो स्मॉल h है उसको माने d, d डैश हमें पता लगाना है, एपरेंट डेप्थ पता लगानी है। फॉर्मूला यूज करें, d डैश इक्वल टू d अपॉन ni/nr। और रेस कहाँ से कहाँ जा रही है? वाटर से एयर में जा रही है। तो d डैश इक्वल टू स्मॉल h डिवाइडेड बाय 4/3/1। तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है? 3h/। ठीक है। अब इस ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है कि अगर मैंने स्मॉल h हाइट तक पानी भर दिया तो उसको लग रहा है कि स्मॉल h तक नहीं भरा हुआ है, उसको तो लग रहा है कि 3h/4 तक ही भरा हुआ है पानी, है ना। देखो ऐसा होता भी है, अपन किसी छोटे टब में या ग्लास में या किसी बकेट को देखते हैं, उसमें पानी भरा हुआ है, बिल्कुल साफ पानी है, दिख रहा है, पूरा बेस देख पा रहे हैं, तो हमें उतनी डेप्थ नहीं दिखाई देती जितनी एक्चुअल में होती है। जो बेस है वो थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। अब देखो कुछ लोगों ने तो क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि अच्छा ये 3h/4 है और आधा ये भरी हुई हाइट है, इस भरी हुई हाइट को मैं कैपिटल H/2 कर देता हूँ। ऐसा कुछ लोगों ने सोचा है अगर, तो उनका क्या आंसर आ जाएगा? उनका आंसर आ जाएगा 2h/3। बट दिस इज नॉट राइट, ये सही नहीं है। रीजन बीइंग कि इस ऑब्जर्वर को टोटल हाइट ऑफ द कंटेनर क्या दिखाई देगी? टोटल हाइट ऑफ द कंटेनर एज सीन बाय द ऑब्जर्वर, ये क्या होगी बेटे? ये कैपिटल H नहीं होगी, ये कितनी होगी? दिस विल बी ये वाले हाइट जो कि है कैपिटल H माइनस S, ये तो जितनी है उतनी दिखाई देगी, प्लस ये वाली हाइट। अब ये वाली हाइट स्मॉल h थोड़ी दिखाई दे रही है, उसको कितनी दिखाई दे रही है? 3h/4। ठीक है। अब ये जो भरी हुई हाइट है ये टोटल हाइट का आधा होना चाहिए, तो 3h/4 मस्ट बी हाफ ऑफ कैपिटल H माइनस H प्लस 3h/। तो कितना आ जाएगा? ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स 3h/2 इज इक्वल टू कैपिटल H प्लस 3h/4, तो 7h/4 माइनस स्मॉल h। इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये कितना आ रहा है बेटे? 3h/2 प्लस h करता हूँ तो कितना आ रहा है? 7h/4। अरे ये मैंने गलत कर, यहाँ पे 3 कैपिटल H लिख दिया है मैंने गलती से। ये कितना आएगा? 3 स्मॉल h आएगा। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल h था तो यहाँ भी स्मॉल h ही रहेगा। और ये कितना हो जाएगा? भाई मैं सोच रहा था आंसर हमारा गलत पे आने लगा। तो ये आ जाएगा कितना? 3h/2 इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस h/4। इसको इधर शिफ्ट कर दें तो 3h/2 प्लस h/4 इक्वल टू कैपिटल H। तो ये 4 इधर आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो 6h प्लस h इक्वल टू कैपिटल H। स्मॉल h की क्या वैल्यू आ जाएगी? 4h/। ये बात समझ में आती? इसका एक छोटा छोटा अप्रोच भी हो सकता था। छोटा अप्रोच क्या है कि हाफ फिल्ड का मतलब क्या है?
half filled implies filled part का height is equal to empty parts height. अब फिल्ड पार्ट का हाइट कितना दिखाई दे रहा है उसको, इतना 3h/4, और एम्प्टी पार्ट का हाइट कितना दिखाई दे रहा है, कैपिटल H माइनस H। तो ये माइनस H को हम LHS में शिफ्ट कर दें तो 3h/4 प्लस H, वो कितना हो जाएगा, 3h/4 प्लस H इज इक्वल टू कैपिटल H। इसका मतलब 7h/4 इज इक्वल टू कैपिटल H। तो स्मॉल h की वैल्यू क्या आ गई, 4h/7। स्मॉल h की वैल्यू आ जाएगी 4h/। ये समझ में आया भाई सब लोगों को? Yes, sir. ओके अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऐसे भी होते हैं कि रिलेशन बिटवीन, हमें पता करना होता है क्या, velocities of object and image। relation between velocities of object and सर वो लास्ट क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट था वो वापस एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना, कि आपने वो हाइट किधर से फाइंड किया। हाँ बेटे देखो क्या है, मैंने क्या किया, ये जो बेस ऑफ द वेसल था, इस बेस ऑफ द वेसल को मैंने क्या किया, अपना ऑब्जेक्ट मान लिया, राइट। इसको हमने क्या मान लिया, ऑब्जेक्ट, और हम कह रहे हैं कि ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा है। तो रेस कहाँ से कहाँ जा रही हैं, वाटर से एयर में, और ऑब्जेक्ट की सरफेस से डिस्टेंस क्या है, स्मॉल h। तो कितनी डिस्टेंस पे दिखाई देगा, हमने फॉर्मूला लगाया d डैश इक्वल टू d/ni/nr। d को लिख दिया h, ni को लिख दिया 4/3, nr हो गया 1। तो d डैश की क्या वैल्यू आ गई बेटे, 3 स्मॉल h/4। ये d डैश की इतनी वैल्यू आ गई। अब जैसा मैंने बताया था, बेसिकली ऑब्जेक्ट को लगेगा कि वेसल में इतनी ही हाइट तक पानी भरा हुआ है। कितनी हाइट तक, 3h/4 हाइट तक पानी भरा हुआ। अब मैंने ये बताया, अगले बार ये जो चीज मैंने बताई है, क्या बताई, मैंने बताया कि इसको कैसे गलत कर सकते हैं। ये वाली गलती नहीं करनी है अपने लोग। क्या किया, कुछ लोग क्या कर रहे हैं भाई, 3h/4 तक उसको भरा हुआ दिखाई दे रहा है, और ये क्या होना चाहिए, टोटल हाइट का आधा होना चाहिए। तो इसको कैपिटल H/2 कर दिया। कितना कर दिया, कैपिटल H/2। लेकिन ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि जो टोटल हाइट ऑफ द कंटेनर इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगी, वो अब कैपिटल H नहीं दिखाई देगी। कितनी दिखाई देगी, ये एम्प्टी पार्ट की लेंथ प्लस ये जो उसको दिखाई पड़ रही थी। तो एम्प्टी पार्ट की लेंथ क्या है, कैपिटल H माइनस H। तो ये कैपिटल H माइनस H लग दिया, प्लस फिल्ड पार्ट की लेंथ कितनी दिखाई दे रही है उसको, वो 3h/4 दिखाई दे रही है। एम्प्टी पार्ट की लेंथ प्लस फिल्ड पार्ट की लेंथ, तो इनको आपस में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा बेटे, 3h/4 क्या होना चाहिए, ये जो इसको दिखाई दे रहा है 3h/4, ये टोटल हाइट जो दिखाई दे रही है उसका आधा होना चाहिए। तो ये पूरी क्या है, टोटल हाइट जो ऑब्जर्वर को लग रहा है, कंटेनर की टोटल डेप्थ इतनी है, उसका आधा कर दिया, तो ये भरे हुए पार्ट की लंबाई आ जाएगी। ठीक है,
इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आंसर मेरा आ जाएगा 4h/7। हमने कहा देखो, एक बार आपने 3h/4 पता कर लिया, उसके बाद आप सीधे इस स्टेप पे भी जंप कर सकते हो, है ना। ये एक तरीके का सेकंड मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उन्होंने कहा बेटे हाफ फील्ड का मतलब क्या है? हाफ फील्ड का मतलब है कि जो फिल्ड पार्ट की हाइट है वही एम्प्टी पार्ट की हाइट है। हाइट ऑफ फिल्ड पार्ट इक्वल टू हाइट ऑफ एम्प्टी पार्ट। अब फिल्ड पार्ट की हाइट को क्या लिखेंगे? फिल्ड पार्ट की हाइट तो है 3h/4 जो उसको दिखाई दे रही, और एम्प्टी पार्ट की हाइट कितनी दिखा रही है? वो तो कैपिटल H-H। तो जो फील्ड पार्ट दिखाई दे रहा है इट इज इक्वल टू एम्प्टी पार्ट। यहाँ से भी स्मॉल h की वैल्यू कितनी आएगी? 7h/4 आएगी। अभी समझ में आया बच्चों? तो हाँ बोलो। बट ये सेकंड वाला मेथड सिर्फ हाफ के लिए यूज हो पाएगा ना? हाँ हाफ दिखेगा ना। नहीं सर, ये सेकंड वाला मेथड सिर्फ हाफ वाले चीजों पे यूज हो पाएगा ना, बाकी हाफ सब? वाले के लिए यूज हो पाएगा, बिल्कुल सही बात है। हाफ वाले के लिए यूज होगा हो पाएगा, 1/3 वगैरह के लिए यूज नहीं होगा। 1/3 के लिए तो फिर इसी तरह का मेथड सही रहेगा। बस इसमें क्या करना है, इस मेथड में 1/2 की जगह जो भी आपको नंबर है वो लिख देना है, उससे आंसर आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। देखो क्या है, कोई हमारे पास मान लो ये कोई फिश है और सरफेस से किसी इंस्टेंट पर कुछ d डिस्टेंस की दूरी पर ये फिश क्या कर रही है? इस सरफेस की तरफ जा रही है, किस वेलोसिटी से? मान लो vo वेलोसिटी से जा रही है। तो अगर इधर कोई ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर को इसकी वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, ये हमको पता करना है। vo is velocity of the fish, then find the speed with which fish appears to move to the observer। तो अब देखो इसको कैसे पता करें बच्चों। हमें एक फॉर्मूला पता है जो डिस्टेंसेस को रिलेट करता है। वो फॉर्मूला होता है d डैश इक्वल टू d बाई n रिलेटिव। व्हाट इज n रिलेटिव? इट इज हस्बैंड एंड सॉरी, n रिलेटिव की वैल्यू को क्या लिखेंगे भाई हम? n रिलेटिव हमारे पास हो जाएगा n इंसिडेंस अपॉन n रिफ्रैक्शन, राइट। अब ध्यान दो, ये जो इक्वेशन मेरे पास लिखी हुई है, n रिलेटिव की वैल्यू हमें पता है, इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ।
n relative is n incidence upon n. d dash क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सरफेस. d क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस. देखो अगर ये फिश सरफेस की तरफ जा रही है, इसका मतलब इसकी सरफेस से डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है ना. कैन आई डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम? और क्या उससे मेरे को ये पता चल जाएगा कि इमेज की डिस्टेंस टाइम के साथ किस तरह से चेंज हो रही है? तो व्हाट आई डू इज आई डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो क्या मिलेगा हमें? d by dt of d dash is equal to 1 by n relative. ये तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा. तो d by dt of d. अब ये जो d by dt of d है, इसको अपन लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लेकिन किसके रेस्पेक्ट में है? विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस. और किस डायरेक्शन में है? अलोंग द नॉर्मल. किसके नॉर्मल? ये जो इंटरफेस है इसके नॉर्मल. इस डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है किसके रेस्पेक्ट में? सरफेस के रेस्पेक्ट में. सरफेस इज मेनली एट रेस्ट. ज्यादातर बार में तो रेस्ट पे हुई. कुछ केसेस हम देखेंगे जिस पे रेस्ट पे नहीं है. कोई बात नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट से इसको पढ़ सकते हैं. डी बाई डी टी ऑफ डी डैश क्या आ जाएगा? देखो डी डैश क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सरफेस. तो उसका टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to the surface. Yes. ना हम लिख सकते हैं velocity of image with respect to surface is equal to velocity of object with respect to surface divided by n relative. देखो क्वेश्चन कैसा बनता है इस पे. ये समझ में आया क्या किया भाई हमने? जो हमारा एपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला था उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और कुछ नहीं किया. देखो कहने का मतलब क्या है, किस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा. अगले पेज पे मूव करूं मैं. देखो Yes. हमसे कहा जा रहा है भाई देयर इज अ फिश इन द वाटर और ये फिश क्या कर रही है? 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर मूव कर रही है और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है. वो क्या कर रहा है? फिश को नॉर्मली परपेंडिकुलरली देख रहा है. क्वेश्चन क्या है? हमें पता करना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द फिश as seen by the observer in the. पता लगा सकते हो क्या बच्चों? अच्छा.
सर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या आंसर आया बच्चों, किसी का आंसर आया क्या? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। किस किस का आया 3 भाई? सर मेरा भी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो हम लिखेंगे velocity of image with respect to surface is velocity of object with respect to surface upon n relative मतलब ni by nr। अब देखो यहाँ पे सरफेस तो रेस्ट पे है, तो जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है इमेज की वही सरफेस के रेस्पेक्ट में भी होगी, एंड द सेम अप्लाइज फॉर ऑब्जेक्ट आल्सो, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट से रेज बाहर भेजनी है, तो फिश से रेज भेजनी है आंख तक, तो पहले वाटर है फिर एयर हुआ, तो 4/3 इंसिडेंस पानी में और रिफ्रैक्शन एयर में। और वी ओ को कितना लिखते हैं भाई? वी ओ को लिख दो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4/3, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ जाएगी बेटे? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसा वेलोसिटी ऑफ इमेज इतना। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे छोटे मोटे बदलाव करके क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़िया बनाया जा सकता है। मान लो हमसे कहा जाए कि ये फिश तो 4 मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर जा ही रही, और क्या है, आसमान में एक बर्ड है, कोई चिड़िया, वो बर्ड इनकी तरफ मूव कर रही है। ये बर्ड नीचे जा रही है, किस स्पीड से? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे जा रही है। हमें पता करना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द फिश with respect to the bird shown in figure। Also find velocity of the bird with respect to the fish। हाँ भाई, क्या आंसर आया बेटे?
पहले पार्ट का क्या आंसर आया? सर 3.5। नहीं, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नहीं, सर सेकंड पार्ट का 20/3 रहेगा। हाँ, सेकंड का 20/3 आ जाएगा। देखो, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, है ना? वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। Who is the object? इसका मतलब fish is the object and bird is the observer. फिश अगर ऑब्जेक्ट है तो मेरे को रेज फिश से बर्ड तक भेजनी है, तो फिश से बर्ड तक रे भेजूंगा तो पानी से चल करके एयर में जाएंगी, तो एन आई हो जाएगा 4/3 और एन आर हो जाएगा 1। हमें फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस डिवाइडेड बाय एन आई बाई एन आर। ऑब्जेक्ट मतलब फिश की वेलोसिटी वो है 4/3/1, तो ये आ जाता है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये किसकी वेलोसिटी आई है बेटे? जो फिश की जो इमेज बनेगी ना, वो उसकी वेलोसिटी। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू whom? दिस इज विद रिस्पेक्ट टू, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द इमेज ऑफ फिश with respect to ground या with respect to surface या और with respect to a stationary observer। कोई रुक के देखेगा तो इतनी वेलोसिटी से फिश ऊपर आती हुई उसको लगेगी, लेकिन अभी देख कौन रहा है? बर्ड देख रहा है, और बर्ड खुद जो है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, और फिश की जो इमेज है एफ डैश वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ एफ डैश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड कितना आएगा बेटे? वेलोसिटी ऑफ एफ डैश माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड। एफ डैश का मतलब क्या है? जो फिश की इमेज है, तो 3 माइनस -2 करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर पर सेकंड ऐसा आएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। जिन लोगों का कुछ अलग अलग आंसर आ रहा था उन्होंने क्या क्या गलतियां करी थी? एक गलती तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि 3 - 2 करके 1 कर दिया था, किसी एक बच्चे ने 1 भी आंसर बोला था, है ना? तो हाँ सर, शायद गलती वहीं आपने हो यहाँ गई। पर माइनस को माइनस नहीं किया, है ना? हाँ सर। 3 - 2 सीधे कर दिया, 3 -2 करने की जगह, तो इस तरह से आंसर 1 आ सकता है। किसी एक बच्चे ने आंसर 4.5 भी लिखा था, तो मेरे ख्याल से उसने क्या किया, उसने बर्ड की भी इमेज की वेलोसिटी पता लगा ली। मतलब उसने क्या किया, ये जो 2 था ना, 2 को उसने ले 2 डिवाइडेड बाय 1/4/3 ऐसा कर दिया क्या तुमने? नहीं, ऐसा करने से तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं। चलो खैर ठीक है, ये सर ऐसा करेक्ट भी कर मेथड सकते हैं समझ ना। में आया सबको?
इसमें इस मेथड में कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो। सर इसमें मतलब हम लोग बर्ड को स्टॉप रेस्ट पे रख के वो टू सरफेस और फिश दोनों पे ऐड कर दे, वैसे में फिर निकाल सकते हैं सर? हाँ हाँ, वैसा कर सकते हो बिल्कुल। सर वैसा देखो, निकाला था तो 3.5 आ रहा था। वैसे 3.5 आ रहा था क्या? यार आना तो नहीं चाहिए। आ, यार देखो बेटे, बर्ड बर्ड को जब तुम रोक दोगे तो सरफेस के पास तो वेलोसिटी 2 ऊपर आ जाएगी, लेकिन फिश का क्या करोगे तुम? फिश की वेलोसिटी को तुम 6 बोल सकते हो क्या? 6 तो नहीं बोल सकते हो। समझो मेरी बात को, हाँ सर, हाँ हाँ। है ना? क्योंकि फिश तो बर्ड को दिख ही नहीं पा रही ना, फिश की इमेज दिख रही है सीधे, ठीक है? तो बेटर है कि अपन इसी तरीके से जाए। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, है ना? सेकंड पार्ट में क्या है, हमें पता लगाना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विद रेस्पेक्ट टू फिश। अच्छा, ये वाला पार्ट आप सब लोग ट्राई करो एक बार फटाफट से। मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। ये बर्ड है, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है। फिश है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है। इसकी वेलोसिटी निकालनी है बर्ड किसके रेस्पेक्ट में? फिश के रेस्पेक्ट। सॉरी सर, वो फर्स्ट मेथड में भी मतलब 5 ही आ रहा है, मतलब जो मेथड मैंने बोला ना सर, वो टू को मतलब बर्ड को रेस्ट पे रख के फिश और सरफेस दोनों को वेलोसिटी दे देंगे तो उससे भी 5 ही आ रहा है सर। ओके, अब अभी उसको भी अभी देखते हैं उस वाले मेथड को, है ना? सर इससे भी वो मतलब वही किया तो ये 20/3। भाई देखो कैसे करें इसको, देखते हैं अपन। 20/3, 3 4 कई लोगों का आया, गुड, वेरी गुड। 1 2 3 4 लोगों का आया, गुड। देखो क्या है, अभी बर्ड हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और फिश हो जाएगा ऑब्जर्वर। तो रेज कैसे जाएंगी? बर्ड से लेकर के फिश तक रे भेजनी है मेरे को। तो एन आई हो जाएगा 1 और एन आर हो जाएगा 4/3। हम इक्वेशन लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस डिवाइडेड बाय एन आई बाई एन आर। अब यहाँ पे सरफेस तो खुद रेस्ट पे है, तो ये सीधे सीधे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटीज हो जाएंगी। नाउ वेलोसिटी ऑफ, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, है ना?
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस क्या है, दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय ni बाय nr। तो ni को ले लेंगे 1, nr को ले लेंगे 4/3, तो vi हो जाएगा 4/3 इंटू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो vi की वैल्यू हो जाएगी 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब वेलोसिटी ऑफ, अब ये बी डैश है ना, जो बर्ड की इमेज है वो बी डैश है, वो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से नीचे जा रही है। फिश जो है वो क्या कर रहा है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ऊपर आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ बी डैश विद रिस्पेक्ट टू फिश पता लगा, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी डैश माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश। अभी हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को मान लो नेगेटिव बोलते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव। तो वेलोसिटी ऑफ बी डैश नेगेटिव 8/3 लिखेंगे और वेलोसिटी ऑफ फिश को क्या लिखेंगे, +4। तो आ जाएगा -8 -12/3, मतलब -20/3 या 20/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सर सर यहाँ पे पहले मतलब इमेज का वेलोसिटी क्यों निकाला, मतलब उसका क्यों जरूरत पड़ रहा है ऐसा? हाँ बेटे क्या बोल रहे हो? सर यहाँ पे इसका वेलोसिटी निकाल के क्यों करना पड़ रहा है? इमेज का वेलोसिटी निकाल के क्यों करना पड़ रहा है, देखो क्योंकि भाई जब फिश देखेगा तो फिश को बर्ड नहीं नजर आएगा ना, फिश को तो क्या नजर आएगा, बर्ड की इमेज। क्योंकि जब रेज ऐसे जाने लगेंगी फिश के पास, तो ये रेज जो हैं दे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेंगी तो ये कहीं पीछे से आती हुई लगेगी रेज, राइट। तो fish is not able to view the bird, fish will be able to view only ओके the सर, समझा image सर। of the bird, right? बात समझ में आई तुम्हें? यस सर। ओके, तो लेकिन ये जो है ये किसके लिए यूज करेंगे बेटे, ये वाला अपन फॉर दोज कंपोनेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस और विद रेस्पेक्ट टू सरफेस। अब कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें सरफेस मूव करने लग गई, जैसे मान लो क्या है, हमसे कहा जाए कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने क्या किया हुआ है, इसके बेस में एक छोटा सा होल कर दिया और बेस में जब मैंने होल किया तो क्या होता है, वाटर स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ द बेस, वाटर स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ द बेस, राइट। नाउ जब ये पानी बाहर आना चालू करेगा तो ये जो सरफेस है ये नीचे आना चालू कर देता, और मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर इस सरफेस की वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
कितनी वेलोसिटी बेटे 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर मान लो क्या है, कोई फिश है जो कि ऊपर जा रही है, और वो किस वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, मान लो वो ऊपर जा रही है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, और इधर कोई एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है जो कि इस फिश को देखता है। तो हमें पता लगाना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द फिश with respect to the observer at the instant shown in figure. At the instant shown in figure. तो देखो अब इसको कैसे करेंगे बेटे, कंसेप्ट हमारा वही रहेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस is velocity of object with respect to surface divided by ni by nr। अब velocity of object with respect to surface को क्या लिखेंगे, velocity of object minus velocity of surface divided by ni by nr। now what is velocity of object, it is 4 सेंटीमीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, तो अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज लेंगे तो वो -1 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एन आई बाई एन आर, तो ये हो जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाई 1, तो 4 + 1 5 डिवाइडेड बाई 4/3, तो ये हो जाएगा 15/4 सेंटीमीटर पर सेकंड। और ये किस डायरेक्शन में आ जाएगा बेटे, क्योंकि पॉजिटिव आया है तो अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये तो वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में आई है, सरफेस के रेस्पेक्ट में। हमें वेलोसिटी इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पता करनी है, और ये ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है, तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता करनी है। VIS को मैं लिख लेता हूँ, VI माइनस VS इज 15/4, तो VI माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस है -1 इज 15/4, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी 15/4 -1, तो ये हो जाएगा 11/4 सेंटीमीटर पर, ये ऐसा होता है। और ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये भी ऊपर की तरफ। बोलो भाई, ये बात समझ में आई सबको? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, अब देखो इसमें और भी कुछ अलग तरह के भी क्वेश्चंस बनते हैं। उस तरह के क्वेश्चंस जिसमें कि हम ये d डैश इक्वल टू d बाई एन रिलेटिव या b डैश इक्वल टू v बाई एन रिलेटिव वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं कर पाते, है ना। ध्यान दो, हमने d डैश इक्वल टू d बाई एन रिलेटिव फॉर्मूला डिराइव करते समय एक कंडीशन रखी थी। क्या थी वो कंडीशन बेटे? हमने कहा था एंगल ऑफ नॉर्मली इंसिडेंस नियर नॉर्मल इंसिडेंस होना चाहिए, है ना। कैसा होना चाहिए? नियर नॉर्मल इंसिडेंस होना। देखो कुछ इस तरह का क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए जहां पे कि नियर नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है, तो हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, देख सकते हैं।
एक सिलेंड्रिकल वेसल है, जिसकी हाइट है कितना बेटे, 4 सेंटीमीटर, एंड रेडियस उसकी है कितनी, 3 सेंटीमीटर, एंड वेसल इज फिल्ड कंप्लीटली विद वाटर। वेसल इज फिल्ड कंप्लीटली विद वाटर। अब क्या है, हमसे कहा जा रहा है कि कंसिडर अ रे leaving the vessel through a corner। हमें वो रे कंसिडर करनी है जो कि वेसल पे बाहर निकल रही है, कहाँ से, एक कॉर्नर से बाहर निकल रही है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, सपोज दिस रे and the ray along the axis of the vessel are used to form the image, है ना। इन दोनों रे को हम इमेज फॉर्म करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या पता करना है, फाइंड द apparent depth find the apparent depth of the vessel। वेसल की apparent depth कितनी दिखाई देगी, ये हमको पता करना है ना। देखो इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ये सर्कुलर ओपनिंग है ना? और ये हमारा सिलेंड्रिकल वेसल। ये जो लाइन है, दिस लाइन इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, राइट। अब ये हमसे क्या कह रहे हैं, कौन कौन सी रे कंसिडर करनी है, पूरा पानी से भरा हुआ, इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद, एक तो ये वाली रे जो कि सिलेंडर की एक्सिस के अलोंग इंसिडेंट, ठीक है। और कौन सी रे, वो रे जो कि कॉर्नर से लीव हो रही है, तो कॉर्नर से जो रे निकल रही होगी वो कुछ ऐसी होगी, उसको यहाँ पे इंसिडेंट तो होना पड़ेगा ना पहले, तो यहाँ पर इंसिडेंट होगी, और इंसिडेंट होकर के थोड़ा अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी और कॉर्नर से बाहर निकल, बोल रहे हैं एक तो ये वाली रे और एक ये रे, इन दो को अगर इमेज बनाने के काम में ले रहे हैं तो ये इमेज कहाँ बनेगी। अब देखो ये जो सेंटर ऑफ द वेसल है, इसी को ऑब्जेक्ट मान लिया हम, ये रिफ्रैक्टेड रे को हम ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो इस नॉर्मल रे को किसी इस तरह के पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको कहेंगे इमेज, राइट। यही लाइन जो है ये कॉर्नर पर नॉर्मल है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये पूरा एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये भी हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज दीज टू आर वर्टिकली अपोजिट।
तो ये एंगल यहाँ पर भी हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ध्यान दो, हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। पहले हम क्या करें, मेरे को हाइट ऑफ द वेसल दी हुई है, हाइट ऑफ द वेसल दी हुई है 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ वेसल दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो आप tan I को 3/4 ऐसा लिख सकते हैं, इससे I पता चल जाएगा 37 डिग्री। फिर उसके बाद स्नेल्स लॉ लगा दें। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, 4/3 इंटू साइन I इज इक्वल टू 1 इंटू साइन R। तो 4/3 इंटू 3/5, साइन 37 डिग्री 3/5 होता है, ये साइन R के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब साइन R की क्या वैल्यू आ रही है, 4/5। तो R कितना आ जाएगा, 53 डिग्री। अब ये इस डिस्टेंस को d डैश बोल रहे हैं, ये पता लगाना है हमें। तो ध्यान दो, हम कुछ ऐसा वाला ट्राइंगल कंसिडर कर लें, ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में tan R की वैल्यू को क्या लिख देंगे, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल डिवाइडेड बाय d डैश। तो d डैश की क्या वैल्यू आ जाएगी, रेडियस डिवाइडेड बाय tan R। Now what is radius? Radius is 3 centimeter divided by tan 53 degree। तो 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय tan 53 कितना होता है, 4/3। तो ये हो जाएगा 9/4 सेंटीमीटर या 2.25 सेंटीमीटर। इतना एपरेंट डेप्थ इसका आ जाएगा अगर इन जो गिवन रेज हैं उनको यूज किया तो। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर d डैश इक्वल टू d/n रिलेटिव वाला फॉर्मूला जो लगा देगा उसका गलत आंसर आ जाए। अगर किसी ने कहा अरे भाई ये अपरेंट डेप्थ मतलब d डैश इक्वल टू d को लिख दिया 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय NI/NR, ऐसा करते ही उसका आंसर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। दिस इज रॉन्ग। समझ में आ रही बात, क्योंकि यहाँ पर ये वाली जो रे है ना जो कॉर्नर से निकल रही है, दिस इज नॉट नियर नॉर्मल इंसिडेंट। इसको नियर नॉर्मल इंसिडेंट नहीं बोल सकते हैं, ये तो नॉर्मल से काफी दूर 37 डिग्री एंगल पे जाकर के इंसिडेंट हो रही। ये बात समझ में आई भाई सब लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। तो देखो एक और सवाल इस तरह का करते हैं हम, जहां पर फिर से नियर नॉर्मल इंसिडेंट वाला यूज नहीं कर पाएंगे। हमें दिया हुआ है एक सिलेंड्रिकल वेसल। सर हाँ बोलो। सर लेक्चर है लेक्चर है, कब से है? 6। कैसे? अरे 15 मिनट क्या करोगे तुम लोग? सर आप कंटिन्यू कर लो। ये एक सवाल करा देता हूँ तुमको, ठीक है? आओ। या देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, है ना, तुम लोग ऐसा करना, इसको ट्राई करके आना, फिर अपन अगले, अभी क्वेश्चन समझाने में थोड़ा टाइम जाएगा। देखो ऐसा है, अगर नहीं आता है अपन अब तब तक तुम घर पे ट्राई भी करके आ सकते हो इस क्वेश्चन को। देखो कैसे, हमें दिया हुआ है सिलेंड्रिकल वेसल है जिसमें हाइट और रेडियस बराबर है, हाइट एंड डायमीटर बराबर, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर। मतलब अगर इसको मैं x कह रहा हूँ तो ये डिस्टेंस भी कितना है, इनफैक्ट x का वैल्यू हमें दिया हुआ,
ये दोनों ही कितने हैं, दे आर 30 सेंटीमीटर। दोनों 30-30 सेंटीमीटर। ठीक है। एक ऑब्जर्वर है जो कि बिल्कुल इधर कोने पे उसकी आंख लगा रखी है ना। मतलब क्या है, अगर लाइन ऑफ साइट अगर मैं देखूं तो उसको ये वाला पॉइंट दिखाई देता, जस्ट दिख पा रहा है। मतलब कि क्या है, ये ऐसा कुछ फिगर, ठीक है। अब देखो ये सिलेंड्रिकल वेसल है तो यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ द वेसल होगा, राइट। ये जो सेंटर है, इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कोई पार्टिकल है P। पार्टिकल P lies at a distance of 5 सेंटीमीटर from the center। ठीक है। अच्छा अभी एक बात मेरे को बताओ, क्या ये जो ऑब्जर्वर है ये इस P पॉइंट को देख पाएगा क्या? अभी ऑब्जर्वर P पॉइंट को नहीं देख पाएगा, राइट। क्योंकि इससे अगर मैं कई सारी रेज बनाता हूं तो क्या होगा बेटे, वो सारी की सारी रेज या तो ये सिलेंड्रिकल वॉल को टकरा जाएंगी, है ना, या फिर क्या होगा, अगर ऐसे ऊपर की तरफ वो रे मैं बनाऊंगा तो कॉर्नर से होकर के वो इसकी आंख के ऊपर से निकल जाएगी, मतलब इसकी आंख में नहीं जा पाएगी, है ना। इसकी आंख जो है उसको छोटा मानो, बहुत छोटा है, बस उसमें एक ही रे जा पा रही है ऐसा मानो। तो अभी जो करंट पोजीशन है उस करंट पोजीशन में ये पी पॉइंट जो है वो इस आंख को नहीं दिख पाएगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं, अप टू व्हाट मिनिमम हाइट, अप टू व्हाट मिनिमम हाइट should water be filled in the vessel कितनी मिनिमम हाइट तक हम इसमें वाटर भरें सो दैट द ऑब्जर्वर कैन व्यू द पॉइंट P। ठीक है। और कंडीशन क्या है, वो जो ऑब्जर्वर है ना वो अपने आप को मूव नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा आगे जा चला जाएगा, सर आगे जा करके तो देख सकता है, वो इसी जगह पे स्थिर है। ठीक है, ये क्वेश्चन। और देखो इसका तरीका क्या है करने का, मैं तुम्हें हिंट दूं क्या अभी, या खुद से ट्राई करना चाहते हो उसको? सर एक बार ट्राई कर लेते हैं। हाँ एक बार ट्राई करो।
सर आप इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे? इसका पीडीएफ, हाँ कोर्स शेयर करेंगे, सर एक बार चैट बॉक्स में भी डाल दीजिए। चैट बॉक्स में भी डाल दूँ, रुको। सर हाँ मतलब सर अभी वो आंसर बता सकते हो मतलब कैसे करना है सोल्यूशन? हाँ बताओ बताओ कैसे करेंगे। सर मतलब जब वाटर एच हाइट पे रहेगा तो हम लोग पहले 10i और 10r निकाल लेंगे। तो 10r अपने को आ रहा है 30/30 - h और 10i आता है 5/h और फिर इसमें लगा के आंसर निकाल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हो है। गया सर। देखो मैंने चैट बॉक्स में भी नोट्स भेज दिए हैं। तरीका क्या है बेटे, आप मान लो कि किसी हाइट तक हमने वाटर फिल कर दिया है, ठीक है। अब जो रिफ्रैक्टेड रे चाहता हूँ वो मैं इस तरह की चाहता हूँ ताकि इसकी आंख में चली जाए। तो उसके लिए इंसिडेंट रे कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा इंसिडेंट रे होगा तो वो रिफ्रैक्ट इस डायरेक्शन में हो जाए, ऐसा चाहते हैं, राइट। अब हम क्या करें, इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगा दें, ठीक है। इसको ट्राई करना घर पे, फिर अगली क्लास में इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, तो अभी मैं मीटिंग स्टॉप कर रहा हूँ। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। वैसे इसका आंसर, हाँ आंसर अगली क्लास में ही बताते हैं।